जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में उस वक्त 17 तो स्टेट थे, उसको उस वक्त बोलते थे प्रांत, और 592 रियासतें थी, जिनमें बड़ी रियासतें थी जिनको राजे रजवाड़े चलाते थे। उन 17 स्टेट्स और 592 जो रियासतें थी, उनमें से इलेक्शन करके अलग अलग कैंडिडेट्स चुने गए। इन टोटल 389 पर्सन्स थे जो उस लेजिस्लेचर असेंबली का हिस्सा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए उस वक्त की असेंबली आई। और उनमें से 93 तो जो थे वो राजे रजवाड़ों को रिप्रेजेंट करते थे, और बाकी जो थे वो करते थे स्टेट्स को, 17 स्टेट्स। 299 मेंबर्स रह गए थे हमारी लेजिस्लेचर असेंबली के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए दो उस वक्त में इस तरह से 21 सेक्शन जो है वो हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मीटिंग्स की। 21 सेशंस, 165 मीटिंग्स, 2 year 11 months and 17 days, जिसमें ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो बना और लिखा। अब जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे मिस्टर भीमराव अम्बेडकर, पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Dr. Rajendra Prasad was the first president of India also, and he was the chairman of the assembly also. और because the constitution was framed by the committee of which Mr. Bhimrao Ambedkar was chairman, तो इसलिए 14 अप्रैल जो भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थडे है उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दिस ईयर इट इज द 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर भीमराव अम्बेडकर। नाउ 6 देश ऐसे हैं जिन देशों का कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अभी तक। China is not having any written constitution. Biggest population, United Kingdom, the country who rules the entire world, they are not having any written constitution. Israel is not having any written constitution. Saudi Arabia, they are not having any written constitution. New Zealand is also not having any written constitution. We are the lucky enough who are having the written constitution. जब देश आजाद हुआ, जब संविधान बना, at that time इसमें सिर्फ 395 आर्टिकल थे। 395 आर्टिकल्स वर देयर, और 395 आर्टिकल्स को 25 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड जब से देश आजाद हुआ है, जब से हमारा जो संविधान लागू हुआ है, तब लागू हुआ हमारा संविधान 1950। It took 2 years, 11 months and 70 days. Thereafter, 19 December 1949, the constitution was adopted by the nation. But on that day, it was not made operative. It was made operative with effect from 26th January 1950. Why that day was chosen?
That day was chosen because our entire independence movement, it was run by Indian National Congress at that time. On 26th January 1930, first time पूर्ण स्वराज्य was claimed. 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के अधिवेशन में फर्स्ट टाइम इट वाज मेड पब्लिक के अब नहीं, उससे पहले क्या होता था, वी वर फाइटिंग के हमें ये राइट दे दो, हमें ये राइट दे दो अंग्रेजों के साथ, कि हमें ये गांव का जैसे स्पोर्ट्स सरपंच चुनने की हमें जो है परमिशन दे दो, हमें म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन चुनने की परमिशन दे दो. फर्स्ट टाइम इन 1930 this resolution was passed. No, we require full independence. और इसलिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया कि क्योंकि 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज्य की बात राइज हुई थी. कोऑर्डिनेट करने के लिए उसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया. अब 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, लागू हुआ, इट वाज हैविंग 395 आर्टिकल्स. उसके बाद 106 बार अमेंडमेंट्स हुई देश के संविधान में. टिल डेट इट हैज बीन अमेंडेड 106 times, and at present we are having 448 articles in our constitution, and it is in 25 parts and 125 schedules. Now even our principal constitution का जो principle है, even that has been amended by virtue of 42nd amendment in the year 1976. हमारे संविधान में 3 वर्ड्स जोड़े गए प्रिंसिपल में: सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी. इट वाज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. किसी प्रिंसिपल में उससे पहले पूरे संविधान में सोशलिस्ट का, सेकुलर का कोई वर्ड नहीं था. इट इज ओनली आफ्टर 42nd amendment these 3 words were included in our constitution. Now, first meeting of the Constitutional Assembly was held on 9th of December 1946. हमारा देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को. बट हमारा संविधान बनना कब शुरू हो गया? Much prior to that. 9th December 1946 was the day when the first meeting of our Constitutional Assembly was held. और इसकी जो लास्ट मीटिंग थी वो कब held हुई? It was held on 24 January 1950. 26 जनवरी से 2 दिन पहले. जनगण मन, we all, this national song. 24 जनवरी 1950 में नेशनल सॉन्ग इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माना. नाउ जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आप लोग जनरली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिक्स भी थे. तो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैग ऑफ बोरोइंग. क्यों कहा? कि हमने बहुत सारे देशों के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से काफी सारी चीजें जो है वो ले ली. जैसे कि हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम है, हमारा जो सारा प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, it has been taken from United
States, United Kingdom, UK. Though they are not having any constitution, but they are having the system. They are adopting this very system, and we adopted the same in our constitution. उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, आप लोगों ने हर किसी को पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, that has been taken from United States, Constitution of United States. Then there are directive principle of state policy. It was taken from Irish Constitution. Then there were, we say ना, we are having a federal system. Federal system क्या है? हमारे यहाँ states भी हैं, जैसे हम पंजाब है, पंजाब इज स्टेट, और भारत देश है हमारा. तो 2 लेयर्स हैं, एक नेशन हो गया, नेशन के उसके बाद जो है स्टेट्स हो गए. तो स्टेट्स की अलग पावर है, सेंटर की अलग पावर है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया. और वो स्टेट और जो सेंटर की जो पावर्स थी, उनको वो सिस्टम लिया हमें कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से. कनाडा इज आल्सो नॉट हैविंग द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है ये सिस्टम लिया कि जहां हमने स्टेट की और सेंटर की जो पावर्स है उन सबको अलग अलग किस तरह से डिफाइन कर. देन देयर आर सम इमरजेंसी प्रोविजंस. इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है? आप लोग कई बार आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट रूल लग गया स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो गई. गवर्नमेंट मशीनरी फेल होने के बाद वहां प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दिया उन्होंने. There are 3 types of emergencies which can be imposed in our constitution. पहले मैं आपको बताता हूँ. We have taken this from the constitution of Germany. जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर्स हैं. 3 type of emergency can be there. Article 352, Article 356 and Article 360 of our constitution. 352 emergency can be imposed when there is a external threat. Only 3 times this emergency has declared by the president. First time जब इंडिया चाइना वार हुआ in the year 1962, आर्टिकल 352 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई. सेकेंड टाइम जब इंडिया पाकिस्तान वार हुआ 1971 में, ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई. एंड थर्ड टाइम इन द ईयर 1975 जब इमरजेंसी, आप लोगों ने सुना होगा, इमरजेंसी पिक्चर भी बनी इमरजेंसी, तो उस वक्त में इमरजेंसी जो है ये पावर इंपोज हुई, आर्टिकल 350. And now, how many times Article 356 has been used? 134 times till date. जहां चुनी सरकारों को या तो हटा के प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, या जहां सरकारें चुनी नहीं जा सकी वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया. ये 134 टाइम्स आज तक हो चुका है. आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है. बाय गॉड ग्रेस हमारे कंट्री में आज तक 360 का इस्तेमाल नहीं हुआ. आर्टिकल 360 क्या कहता है? इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी कम हो सकती है, सैलरी बिना सैलरी के काम करने के लिए कंपेल किया जा सकता है. इतनी वास्ट पावर्स उसमें दी हुई है इन केस ऑफ emergency under Article 360. Now there are other good things. अब fundamental duties जो है, we all know about fundamental rights, but there are some fundamental duties also. Fundamental duties were adopted from the Constitution of Soviet Union. फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट.
आर्टिकल 51A वाज इंट्रोड्यूस, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी लगाई गई कि देश में फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। नाउ व्हाट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी आर हैविंग? RTI. No, no, no. RTI is not a fundamental right. RTI is a right to information only. Fundamental right is, yes, there are 9 type of fundamental rights we were having. Article 12 to Article 35 of the Constitution deals with the fundamental rights. Our first fundamental right is right to equity. Article 14 to Article 18. Then we are having a right to freedom. It is Article 19 to Article 22. Then we are having the right against exploitation. It is Article 23 and 24. Then we are having right to freedom of religion. We can choose our faith. Yes, it is Article 25 to Article 28. Then we are having right of cultural and educational remedies is the right. We can adopt any culture. We can choose any education. It is our right now, which has been provided to us by the Constitution. It is under Article 29 and 30. Initially, there was a right to property that was a fundamental right. हर आदमी अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, बट लेटर ऑन इसको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा के इसको सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? आर्टिकल 31 क्या है? नोबडी कैन बी डिप्राइव फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी बाय द स्टेट इवन विदाउट मेकिंग पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसको कोई ऐसे ही खोस लेगा। इवन स्टेट को भी ये पावर नहीं है। उसके लिए कंपनसेशन जो है अलग से पूरा सिस्टम सेटअप किया कि अगर सड़कें बनानी है, कोई और पब्लिक कॉज है, उसके लिए अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए भी तो उस प्रॉपर्टी को किस तरह से एक्वायर करेंगे, उसके एवज में क्या देंगे, इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 30। देन एक नया जो फंडामेंटल राइट जो है इंट्रोड्यूस हुआ, आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन। एंड देन जो आप बात कर रहे थे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 30। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? वी आर हैविंग ए जुडिशियल सेटअप, वी आर हैविंग सुप्रीम हायरार्की ऑफ कोर्ट्स आर देयर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। दिस इज right to constitutional rights. Now, about fundamental duties which were introduced in the year 1976 by virtue of 42nd Amendment of the Constitution. Some duties are imposed. Just like बहुत सारी है, मैं सारी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सबसे पहली ड्यूटी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, every citizen of India will follow the constitution. This is the first duty. आप संविधान ही नहीं मानोगे तो संविधान देश कैसे चलेगा? Then in case हमें जरूरत होती है देश को, every citizen has the duty to fight for nation. Though we are having army, we are having paramilitary forces, we are having police forces, special forces, but there are countries like Israel also, where every citizen is required to serve in army for a certain period. 5 साल तक उनके देश का हर आदमी, हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का वो आर्मी ज्वाइन करता है और आर्मी के लिए काम करता है। हमारे देश में वी आर नॉट हैविंग कंपल्शन, बट इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी कि अगर देश को जरूरत पड़े तो हमें देश के लिए लड़ना है। मोरल वैल्यूज, साइंटिफिक विजन रखना है। देयर आर नंबर ऑफ
duties which are provided in the Constitution. Everybody is talking about fundamental rights, but these days fundamental duties are required first than the fundamental rights. अब मैंने आपको बताया कि we are having the hierarchy. What is hierarchy of judicial system? आपका कोई केस हुआ, आप लोग पहले आपके हर सब डिवीजन पे कोर्ट्स बनी, those are the subordinate courts, judicial magistrate first class, judicial magistrate second class, sub-divisional judicial magistrate. These are criminal side courts. Then civil side courts, civil judge junior division, additional civil judge senior division. ये सब डिविजनल लेवल की कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब जाते हैं तो इन्हीं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में दो कोर्ट्स और ऐड हो जाती हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सिविल जज सीनियर डिवीजन। देन इनकी जो ऑर्डर्स हैं, सर्टेन ऑर्डर्स, those are subject to appeal before the district courts. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की दो पावर्स है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज सिविल कोर्ट जब काम करेगी तो दे विल कॉल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। जब वो लोग क्रिमिनल अपील सुनेंगे या क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में काम करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एडिशनल सेशन जज, सेशन जज। उनके जो ऑर्डर्स हैं, उनकी जो अपील्स लाई करती हैं, रिविजन्स लाई करती हैं, दोज लाइज बिफोर हाई कोर्ट्स। हमारे स्टेट्स की, हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इज द ओनली स्टेट जिसकी एक ही हाई कोर्ट है। अदरवाइज एवरी स्टेट इज हैविंग देयर डिफरेंट हाई कोर्ट। इसके अलावा एक हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दे आर आल्सो हैविंग ओनली वन हाई कोर्ट, श्रीनगर और जम्मू। इनके सेशन श्रीनगर गर्मियों में और सर्दियों में जम्मू। At present, we are having 28 states and 8 union territories. After independence, state हमारे बढ़ते रहे। Only one exception is there. Jammu and Kashmir is the only state जिससे state को लेके उसको union territory जो है बनाया गया। जब आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनको एक एक्सेप्शनल मिली हुई थी, जब उसको हटाया तो उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा उनसे लेके उनको यूनियन टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज वन यूनियन टेरिटरी, लद्दाख इज अनदर यूनियन टेरिटरी। सो द यूनियन टेरिटरी आर नाउ 8 एंड स्टेट्स आर 28। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ कमांडर जो हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, उनका चीफ कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चीफ कमांडर। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पावर्स है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की हुई है एंड इट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 52 to 66। Now we are having parliament, we are having union of minister, we are having prime minister। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 74। हमारे पार्लियामेंट में कितने सदन है? You might know this thing. How many houses are there in parliament? राज्यसभा and लोक सभा। राज्यसभा representative of states and Lok Sabha representative of people. At present, what is the sanction strength of our Rajya Sabha? 250, out of which 238 are the elected members and 12 are the nominated representatives.
president on the recommendation of the union government can nominate 12 persons who are having specialization in different fields: sports, education, science, literature. And in Lok Sabha, what is the strength of Lok Sabha at present? 545 is the sanction strength maximum, out of which 543 are the elected representatives. And in case government feels that there is no proper representation of Anglo-Indians, then 2 persons from Anglo-Indian community can be nominated in parliament. So the strength is 540. And similarly, legislature assemblies are there. हमारी जो स्टेट असेंबलीज हैं, जैसे 2 लेयर सिस्टम राज्यसभा का और लोकसभा का हमारे सेंटर में है, हमारे देश में है, इस तरह से हमारे देश में 5 स्टेट भी ऐसे हैं जिनके अंदर 2 लेयर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली है। उनमें से एक स्टेट यूपी, आंध्र प्रदेश। अदरवाइज हम हमारे क्या है, एमएलए इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। देन वहां एमएलए के साथ साथ एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल, दे आर आल्सो देयर। बिहार, उन स्टेट्स में असेंबलीज भी हैं, उन स्टेट में काउंसिल्स भी हैं। अदरवाइज जो बाकी 23 स्टेट हैं, उन स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेचर असेंबलीज है। लेजिस्लेचर असेंबलीज की जो पावर्स है, क्या पावर होंगी, अलग अलग से लिस्ट बनी हुई है कि अदरवाइज तो देयर विल बी कंफ्लिक्ट। देयर मे नॉट बी एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। पावर्स आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें उन्होंने कुछ मैटर जो है वो यूनियन लिस्ट में छोड़े हुए हैं। दोज मैटर जस्ट लाइक नेशनल सिक्योरिटी, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने देखना। सम मैटर्स आर व्हिच आर टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो। जो हम लोग अपने अपने स्टेट में जो असेंबलीज को चुनते हैं, वो लोग जो उनकी पावर में। और कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो कंकरेंट इसमें छोड़े हुए हैं, जिसमें स्टेट भी और सेंटर भी दोनों जो है काम कर सकते हैं। बट व्हेन देयर विल बी ए कॉन्फ्लिक्ट, क्या प्रिवेल करेगा? जो यूनियन गवर्नमेंट जो बनाएगी वो प्रिवेल करेगा। तो इट इज आल्सो देयर। अब हमारा लेजिस्लेचर ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एंगल को टच करने की कोशिश की। हर तरीके से सोचा गया कि हमारा देश जो चले वो इस संविधान से चले, सारे लोग एक ही तरीके से गवर्न हो, एक ही, ताकि जो है इक्वालिटी हो। बट उसके बावजूद भी कोई भी चीज बनाओ, उसमें हमेशा से गुंजाइश रहती है सुधार। तो जो ये प्रोविजन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, जो मैंने आपको बताया कि 106 बार 106 टाइम अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड। वो इसलिए अमेंडमेंट्स हुई, जैसे जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट हुई अमेंडमेंट्स होती है। एक कानून, एक चीज जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रेलिवेंट था, बाय द पैसेज ऑफ टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि वो रेलिवेंस उसका बना रहे, वो रेलिवेंस उनका खत्म भी हो सकता है। सो इसलिए अमेंडमेंट का प्रोविजन रखा गया। और अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि 106 के बाद नहीं होगी। Whenever there will be a necessity, the constitution will be amended. तो
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आई एम गोइंग टू सम अप नाउ। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बड़ा अच्छा शेर जो है मैंने कल ही पढ़ा था। इसमें क्या लिखा है, लिखने वाले ने, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ, पद की सारी बारीकियों को बारीकी से सिखलाता हूँ, उलझे ना भारत का कोई, सदा जतन यह करता हूँ, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जला। So we all should take the oath to abide by the Constitution. Gentlemen, we should first follow the Constitution. We must follow the rules which have been framed under the Constitution. Only and only then we can become a good city. Okay? Any query of anyone? Yes? अमेंड कौन करेगा? अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट को ही दी हुई है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, whenever some amendment is required in the constitution, constitution की amendment के लिए any of the member of the parliament, yes, our judicial system is competent enough, we can challenge the validity of the amendment before the courts. पर कोर्ट उसमें देखेंगे, आपने sometimes देखा होगा, पर्टिकुलर एक अमेंडमेंट हुई और उसको कोर्ट ने कह दिया कि इट इज अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का मूलभूत आधार है। अगर उसके अगेंस्ट कोई कानून पास होगा, कोई कानून बनेगा, कोई अमेंडमेंट होगी, तो हमारी कोर्ट, जो हाई कोर्ट्स है और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 में और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 136 में, they are having the extraordinary power where the validity of the amendment, even the government decision, any act that can be challenged. Okay? एक तो 360 बताया मैंने आपको, फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला आर्टिकल है, वो कभी यूज नहीं हुआ। इट इज देयर बिकॉज जरूरत नहीं पड़ी। इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी के जब हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होगी, ओनली देन विल बी, हमारे सेंस में कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि और कंटेंट में हुआ वो कंटेंट में हो गया, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में भी है ना, दिस इज टू बी डन, दिस इज नॉट टू बी डन।